अक्सर ना जब किसी शारीरिक चोट या बीमारी की बात होती है तो दिमाग में एक उम्मीद होती है कि सब कुछ एकदम सटीक होगा, मतलब जैसे इंजीनियरिंग में होता है। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही साफ तस्वीर की उम्मीद होती है। वही ना, किसी की हड्डी टूटती है तो सीधे एक्सरे मशीन की स्क्रीन पर एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिख जाती है। और डॉक्टर बस उस पर उंगली रखकर कह देता है कि देखिए, दिक्कत यहाँ है। एकदम सही। लेकिन जब हम इंसानी सफलता, व्यक्तिगत विकास और मानसिकता की दुनिया में कदम रखते हैं तो सच कहूं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। ये बात तो है, वहाँ सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। बिल्कुल। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य का सामना करते हैं जो बहुत ही ज्यादा धुंधला है। ऐसा कोई एक्सरे नहीं होता जो यह बता सके कि समान पृष्ठभूमि वाले दो लोगों में से एक क्यों शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष ही करता रह जाता है। मैं कहूंगी कि ये धुंधले पानी वाला रूपक बहुत ही सटीक है। हाँ। क्योंकि देखिए, बाहरी तौर पर दो लोग एक जैसी ही मेहनत करते हुए दिख सकते हैं। हाँ, उनकी डिग्रियां भी एक जैसी हो सकती हैं। बिल्कुल, डिग्रियां एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनके जो अंतिम परिणाम होते हैं ना, उनमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और इसी धुंधले पानी को साफ करने का काम करती है शिव खेड़ा की वो बहुत ही मशहूर किताब यू कैन विन, यानी जीत आपकी। आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। ये एक ऐसी किताब है जिसने भारत में व्यक्तिगत विकास की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। सच में, इसने लाखों लोगों की सोच बदली है। इस पूरे किताब का जो सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला विचार है वो ये है कि विजेता अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। है ना? तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कामों को अलग तरह से करने का असल मतलब क्या होता है? मतलब क्या इसका मतलब 14 घंटे काम करना है या कोई नई तकनीक अपनाना है? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये विचार सफलता से जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ता है। अच्छा, वो कैसे? होता क्या है ना कि अक्सर लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए किसी बहुत ही असाधारण या अनोखे काम की जरूरत होती है। जैसे कोई जादुई छड़ी घुमानी हो। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा है नहीं। अलग तरीके से काम करने का सीधा संबंध इंसान के लेंस यानी उसके नजरिए से है। नजरिया मतलब चीजों को देखने का तरीका। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों को लीजिए। दोनों एक ही स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं। ठीक है। एक इंसान उसे सिर्फ अपनी महीने की पगार के लिए एक मजबूरी मानकर कर रहा है और दूसरा? दूसरा उसे कंपनी के बड़े लक्ष्य में अपने योगदान के रूप में देख रहा है। काम एक ही है, स्प्रेडशीट एक ही है, लेकिन उस काम को करने की प्रक्रिया और उसके पीछे की जो ऊर्जा है ना, वो पूरी तरह से अलग है। अरे वाह! इसका मतलब है कि कामों को अलग तरह से करने की शुरुआत हमारे हाथों से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होती है। 100%। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सफलता हमारी काबिलियत से कहीं ज्यादा हमारे सकारात्मक नजरिए पर निर्भर करती है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये नकारात्मक नजरिया ना उस गाड़ी की तरह है जिसे हैंड ब्रेक खींचकर चलाया जा रहा हो। अरे, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। है ना? मतलब गाड़ी का इंजन कितना भी दमदार क्यों ना हो, यानी इंसान के अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वो अपनी पूरी रफ्तार कभी नहीं पकड़ पाएगी। बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इस हैंड ब्रेक वाली बात में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी छिपा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जब हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाई जाती है तो न सिर्फ गति धीमी होती है बल्कि इंजन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। हाँ, पुर्जे जलने लगते हैं। बिल्कुल। इंसानी शरीर और दिमाग के साथ भी तो यही होता है। नकारात्मकता एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ पैदा करती है। मतलब ये हमारी ऊर्जा को अंदर ही अंदर सोख लेती है। एकदम सही कहा आपने। ये मानसिक शांति को खत्म कर देती है। किताब में इसी बात को समझाने के लिए गुब्बारे वाले की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी दी गई है। अरे हाँ, वो कहानी जहाँ एक बच्चा गुब्बारे वाले से पूछता है कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ेगा? हाँ हाँ, वही। और उस गुब्बारे वाले का जवाब कितना साधारण लेकिन कितना गहरा था। उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो भरा है उसकी वजह से उड़ता है। सफलता के मनोविज्ञान में ना ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बाहरी रंग यानी हमारी पृष्ठभूमि, हमारे हालात, अर्थव्यवस्था, ये सब उतना मायने नहीं रखते। बिल्कुल नहीं। इंसान के अंदर का जो नजरिया है वही उसे ऊपर उठाता है। इसी से जुड़ी डेविड और गोलियत की भी एक बहुत मशहूर कहानी है किताब में। हो, वो कहानी तो नजरिए के फर्क का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ। हाँ, जहाँ गोलियत एक विशालकाय दानव था जिससे पूरी सेना खौफ खाती थी, देखा तो उसका नजरिया एकदम अलग था। क्या था उसका नजरिया? डेविड का नजरिया था वो इतना बड़ा है
कि निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है, मतलब समस्या दोनों के सामने एक ही थी, गोलियत का आकार तो नहीं बदला था ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही उसे देखने का लेंस बदला, रणनीति और परिणाम दोनों बदल गए। एक नकारात्मक व्यक्ति हर समाधान में एक नई समस्या खोज लेता है। और एक सकारात्मक व्यक्ति हर समस्या में एक नया समाधान ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली। ये सब सुनने में बहुत ही तार्किक लगता है कि हाँ, समाधान खोजना चाहिए। फिर भी मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। बताइए, क्या सवाल है? इंसान अक्सर ऐसा करता क्यों है? मतलब हम सब जानते हैं कि समाधान खोजने में ही फायदा है। फिर भी जब चीजें गलत होती हैं तो हालात को, मौसम को या दूसरे लोगों को दोष देना इतना स्वाभाविक क्यों लगता है हमें? इसके पीछे ना इंसान की एक प्रवृत्ति काम करती है, जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहूँ तो हालात को दोष देना असल में हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का रक्षा तंत्र। मतलब हम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब किसी काम में हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो वो हमारे अहंकार यानी हमारे ईगो पर बहुत गहरी चोट करता है। हाँ, ये मानना बहुत भारी लगता है कि शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी थी। एकदम सही। इसलिए दिमाग अपने अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत आसान रास्ता चुनता है, बाहर किसी और चीज पर उंगली उठा देना। कि भाई गलती अर्थव्यवस्था की है या मेरे बॉस की है। हाँ, और इससे हमारा अहंकार सुरक्षित रहता है। लेकिन किताब एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है इस बारे में। वो क्या है? हालात को दोष देकर इंसान अपना बचाव तो कर लेता है कुछ पल के लिए, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों को बदलने की सारी ताकत भी खो देता है। ये तो बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब हालात को दोष देकर हम असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिल्कुल। और किताब सिर्फ यही नहीं रुकती, ये सफलता की परिभाषा को भी पूरी तरह से बदल देती है। सफलता सिर्फ पैसा कमाना या कोई बड़ा पद हासिल करना नहीं है। तो फिर क्या है सफलता? किताब के अनुसार अपने लक्ष्यों को ईमानदारी से पाना ही सच्ची सफलता है। ये कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर बस रुक जाना है, बल्कि ये तो एक सफर है। और जब हम सफलता को इस ईमानदारी के सफर के रूप में देखते हैं ना, तो शॉर्टकट लेने या हालात को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहीं पर इंसान के चरित्र यानी कैरेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका सामने आती है। हाँ, एक मजबूत चरित्र वाला इंसान जानता है कि गलत तरीके से मिली हुई जीत असल में हार से भी बदतर होती है। यहाँ पर हमारी चर्चा बहुत ही रोचक दिशा में मुड़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, अगर यह सफर एक मजबूत चरित्र और ईमानदारी की मांग करता है, तो ये चरित्र आखिर बनता कैसे है? इसकी नींव क्या है? खुद की नजरों में उठना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? हम अक्सर यही मानते हैं ना कि आत्मसम्मान एक पूरी तरह से आंतरिक चीज है, हमारे दिमाग के अंदर की एक भावना। हाँ, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन किताब कह रही है कि इस आंतरिक भावना को बनाने का तरीका पूरी तरह से बाहरी है। अच्छा, बाहरी तरीके से आपका क्या मतलब है? जैसे दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ भाव से काम करना और अपने वादे निभाना। मतलब खुद को अंदर से बेहतर महसूस करने के लिए हमें बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। ये विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान बहुत ही सुलझा हुआ है। तो इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, आत्मसम्मान असल में है क्या? ये सेल्फ ट्रस्ट है, खुद पर भरोसा। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो लगातार हमारी ही हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब वो सब देख रहा है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई वादा करता है और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, तो वो सिर्फ उस दूसरे इंसान का भरोसा नहीं जीत रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो अपने खुद के अवचेतन मन को ये सबूत दे रहा होता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी बात का पक्का है। ओहो, मतलब ये कि हम अपने ही दिमाग के सामने अपनी एक साख बना रहे होते हैं, एक रेपुटेशन। एकदम सही पकड़े आप। हर पूरा किया गया वादा उस साख को मजबूत करता है। और इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत किताब ये भी स्पष्ट करती है कि जिनका आत्मसम्मान कम होता है, उनका व्यवहार बहुत अलग होता है। वो हमेशा एक असुरक्षा में जीते हैं। वो लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं ना? हाँ, खुद को बड़ा महसूस करने के लिए उन्हें दूसरों की लकीर छोटी करनी पड़ती है। इसे ही शायद क्रैब मेंटालिटी या केकड़े वाली मानसिकता कहा जाता है। बिल्कुल। जहाँ एक केकड़ा दूसरे को ऊपर चढ़ने से रोकता है,
लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी कमियों से हट जाता है। और उस बात पर जाता है कि हम दुनिया में क्या सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। हाँ, और इससे खुद की नजरों में हमारी अहमियत बढ़ जाती है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। मतलब जब दूसरों से तुलना करने की ये जो बीमारी है ये खत्म हो जाती है तो बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। क्योंकि तब ना तो हमें किसी से कोई डर होता है, ना ही किसी की सफलता से ईर्ष्या होती है। ये हमें किताब के अगले और बेहद व्यावहारिक चरण की ओर ले जाता है, एक आकर्षक व्यक्तित्व, या जिसे अंग्रेजी में प्लीजिंग पर्सनालिटी कहते हैं। किताब बहुत साफ कहती है कि कोई भी इंसान अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया के हर विजेता को लोगों के साथ उनके सहयोग की जरूरत हमेशा होती है। और इसके लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसके आसपास लोग अच्छा महसूस करें। यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब अच्छे कपड़े पहनना या सिर्फ मुस्कुराते रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हमारी उपस्थिति में दूसरा इंसान खुद के बारे में कैसा महसूस कर रहा है। अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए समझाऊं तो हम रिश्तों को एक बैंक अकाउंट की तरह देख सकते हैं। बैंक अकाउंट, ये काफी दिलचस्प लग रहा है। अक्सर इंसानी व्यवहार में ये गलती बहुत आम है कि बिना कुछ जमा किए बस पैसे निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब लोग चाहते हैं कि संकट के समय दूसरे उनका समर्थन करें। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते के अकाउंट में कभी ध्यान से सुनने, ईमानदारी से प्रशंसा करने या वक्त देने का कोई डिपॉजिट ही नहीं किया होता। अरे हाँ, और बिना डिपॉजिट किए समर्थन निकालने की कोशिश तो हमेशा रिश्ते को दिवालिया ही करेगी। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है जो अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया या रोजमर्रा की भागदौड़ में महसूस होता है। पूछिए। आज की इस बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां हर कोई बस आगे निकलना चाहता है, क्या एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजेता बनने और साथ ही एक विनम्र इंसान बने रहने के बीच संतुलन बनाना मुश्किल नहीं है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। क्या एम्बिशन और विनम्रता एक दूसरे के दुश्मन नहीं लगते? लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोगों को लगता है कि विनम्रता का मतलब है सीधा साधा होना या लोगों के हाथों इस्तेमाल हो जाना। हाँ, कि कोई भी फायदा उठा लेगा। लेकिन प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब लोगों की चापलूसी करना या अपनी महत्वाकांक्षा को मार देना बिल्कुल नहीं है। सच्ची विनम्रता तो एक बहुत बड़ी ताकत है। वो कैसे? यह इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वे अकेले ही पूरी हो जाएं। मतलब हमें दूसरों की जरूरत पड़ेगी ही। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ये मानते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं या उसकी सच्ची तारीफ करते हैं तो उस इंसान के दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा, तो इसका एक बायोलॉजिकल असर भी है। बिल्कुल, वो अवचेतन स्तर पर सुरक्षित महसूस करता है हमारे साथ। जब रिश्तों को एक निवेश की तरह देखा जाता है तो एक ऐसा नेटवर्क तैयार होता है जो मुश्किल समय में एक ढाल का काम करता है। और अहंकार तो बस छोटी अवधि में फायदा दे सकता है। हाँ, इंसान डर का माहौल बनाकर काम निकलवा सकता है, लेकिन लंबी रेस में वो हमेशा गिरता है। क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसा नहीं होता जो उसे गिरने से बचाए। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। रिश्ते सिर्फ इमोशनल जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक आपसी सहयोग का इकोसिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने अपना नजरिया पूरी तरह सकारात्मक कर लिया है। उसे मालूम है कि गुब्बारे के अंदर की हवा मायने रखती है। ठीक है। उसने दूसरों की मदद करके अपना आत्मसम्मान भी बढ़ा लिया है और लोगों के साथ उसके रिश्ते भी बेहतरीन हैं। बैंक अकाउंट में काफी डिपॉजिट है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है? क्या अब कोई मुश्किल नहीं आएगी? मैं कहूंगी कि अगर जिंदगी किसी कहानी की किताब की तरह होती तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। हाँ, और शायद यही वजह है कि यू कैन विन सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी गाइड है, एक प्रैक्टिकल गाइड। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा आता है, डर और बाधाओं का सामना करना। मजबूत मानसिकता और बेहतरीन रिश्तों के बावजूद सफलता के सफर में मुश्किलें और असफलताएं आना 100% तय है। असली विजेता की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कितनी बार जीतता है, बल्कि इस बात से होती है कि जब वो गिरता है तो उन बाधाओं का सामना कैसे करता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बाधा है वो कोई बाहरी दीवार नहीं होती। तो क्या होती है? वो इंसान के अंदर बैठा डर होता है। एक आम धारणा है कि जो लोग बहुत सफल होते हैं या जो साहसी होते हैं उन्हें डर नहीं लगता। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो सुपर हीरो हों।
लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी इंसानी भावना है। ये हमें खतरों से बचाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विजेता डर महसूस करने के बावजूद कदम उठाता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर नियंत्रण पाना है। एकदम सही। और पता है, इस किताब में असफलता को देखने का जो नजरिया दिया गया है वो भी बहुत अलग है। कैसे? समाज में अक्सर असफलता को सफलता के विपरीत छोर पर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर असफलता मिल गई तो सफर वहीं खत्म हो गया। इसे एक डेड एंड या बंद रास्ते की तरह देखा जाता है। हाँ, लोग निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम असफलता को सड़क पर लगे एक स्पीड ब्रेकर की तरह देखें तो नजरिया ही बदल जाता है। स्पीड ब्रेकर की तुलना तो बहुत ही सटीक बैठती है। है ना? स्पीड ब्रेकर इसलिए नहीं बनाया जाता कि हम अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दें और वापस घर लौट जाएं। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि गति थोड़ी धीमी की जाए, झटके से बचा जाए, स्थिति का आकलन किया जाए और फिर सावधानी से आगे बढ़ा जाए। हाँ, और किताब भी तो असफलता को एक मील का पत्थर मानती है, जो सिर्फ ये बताता है कि अभी सफर बाकी है। एकदम। क्योंकि हर हार, हर असफलता एक तरह का फीडबैक लूप है। थॉमस एडिसन का वो मशहूर किस्सा इसी बात को पुख्ता करता है। वो बल्ब वाला किस्सा। हाँ, जब उन्होंने कहा था कि वे बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या बात है! असफलता सिर्फ ये बताती है कि किसी काम को करने के अलग तरीके में अभी क्या सुधार बाकी है, कि हमारी रणनीति में क्या बदलाव करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो एक चीज सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है बहाने बनाना छोड़ना और अपनी जिम्मेदारी लेना। ये सबसे जरूरी बात है। बहाने और जिम्मेदारी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, लेकिन असल में ये विपरीत दिशाओं में जाते हैं। सच कहा। जब कोई व्यक्ति किसी विफलता के बाद ये कहता है कि अरे समय सही नहीं था, या अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, या मुझे किसी ने सही जानकारी नहीं दी थी, हाँ, तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वो एक गहरा मनोवैज्ञानिक कदम उठा रहा होता है। वो अपनी शक्ति, अपने जीवन का नियंत्रण उठाकर दूसरों के हाथ में सौंप रहा होता है। बाप रे! मतलब बहाने बनाना इंसान को शक्तिहीन कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही इंसान कहता है, हाँ, ये मेरी गलती थी, मेरी रणनीति में कमी थी और मैं इसे खुद ठीक करूंगी, तो वो एक झटके में स्थिति का सारा नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लेता है। जिम्मेदारी लेने का ये साहस ना उस डर को बहुत पीछे छोड़ देता है। इसका मतलब है कि बहाने बनाना उस दर्द निवारक दवा की तरह है जो कुछ पल के लिए तुरंत राहत तो दे देती है, लेकिन बीमारी को अंदर ही अंदर और बड़ा कर देती है। जबकि जिम्मेदारी लेना उस कड़वी दवा की तरह है जो शुरुआत में निगलनी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अंत में वो शरीर को अंदर से मजबूत बना देती है। जैसे जैसे हमारी ये गहरी चर्चा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। जीतना कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई लॉटरी का टिकट या इत्तेफाक नहीं है जो किसी किस्मत वाले को मिल जाता है। सफलता कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। ये एक बहुत ही सचेत विकल्प है, एक कॉन्शियस चॉइस है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये पूरी तरह से हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारी ईमानदारी, अनुशासन, सकारात्मक नजरिए और सबसे बढ़कर उस मजबूत चरित्र का परिणाम है जिसे इंसान खुद गढ़ता है। हाँ, शिव खेड़ा की यू कैन विन का पूरा सार इसी एक बात में सिमटा है कि विजेता कोई दूसरे ग्रह से आए प्राणी नहीं होते। वे अलग काम नहीं करते, बल्कि हर चुनौती को, हर रिश्ते को और हर असफलता को देखने और उससे निपटने का उनका तरीका अलग होता है। वो लेंस अलग होता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो लेंस रातों रात नहीं बदलता। ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों, हर दिन की गई हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं का नतीजा होता है। और इसीलिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। वो क्या है? पूरी चर्चा में ये बात सामने आई कि जीतना एक आदत है और हर काम को एक अलग सकारात्मक नजरिए से करने का नाम है। तो ये सोचने वाली बात है, हमारी दिनचर्या का वो कौन सा सबसे साधारण, सबसे उबाऊ या शायद सबसे मुश्किल काम है जिसे हम रोज बिना मन के बस एक बोझ समझकर निपटाते हैं। जैसे सुबह अलार्म बजने पर उठना हो, या ऑफिस का कोई नीरस डेटा एंट्री का काम हो, या शायद किसी ऐसे रिश्तेदार से बात करना हो जो हमेशा बस शिकायत करता है। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। अगर कल सुबह उसी साधारण और उबाऊ काम को पूरी तरह से एक नए, ऊर्जावान और सकारात्मक नजरिए के साथ किया जाए, तो क्या वो एक छोटा सा बदलाव हमारे उस मजबूत चरित्र को बनाने की शुरुआत नहीं कर सकता? ये सचमुच एक बहुत गहरा और चुनौती देने वाला विचार है। क्योंकि अंत में बात उसी एक्सरे मशीन पर आकर रुक जाती है
जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, सफलता का कोई एक्सरे नहीं होता। कोई एक्सरे नहीं होता जो अचानक बता दे कि जीत हासिल हो गई है। लेकिन हर सुबह जब हम किसी काम को अलग तरीके से करने का चुनाव करते हैं, तो धीरे धीरे उस सफलता के मजबूत ढांचे और उस अदृश्य चरित्र की हड्डियों का निर्माण होता है, जिससे कोई मशीन भले ही ना देख पाए, लेकिन दुनिया जरूर महसूस करेगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा उसी काम से होती है जो हमारे ठीक सामने मौजूद होता है। अगली बार जब भी कोई काम सामने आए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या ये काम एक विजेता के नजरिए से किया जा रहा है? इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने का और चीजों को अलग नजरिए से देखने का ये सफर हमेशा जारी रहना चाहिए।